Hello, let's discuss CSC 2021 प्रीलिम्स जो अभी ई सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ है 2021 में है, उसका इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो कुछ क्वेश्चन जो आए थे इन्वायरमेंट के रिलेटेड उनको हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 71 है। क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, कि ये कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं जो दिए गए थे यहाँ पर नाम उनके, और ये बताना था कि इनमें से कौन सा है जिसको यूज़ करते हैं हम एज ये मॉस्किटो को रिपेल करने के लिए, जब मारने के लिए। तो इसमें था एक कांग्रेस ग्रास, दूसरा था एलिफेंट ग्रास, तीसरा था लेमन ग्रास और फिर था नट ग्रास। तो इसका राइट आंसर है लेमन ग्रास, क्योंकि लेमन ग्रास एक हर्ब होती है जिसको एज ए इंग्रेडिएंट हम टी में भी यूज़ करते हैं उसको। तो लेमन ग्रास एक बहुत ही एक्सीलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट जो है एक्ट करता है। इसमें जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको हम यूज़ करते हैं ऑयल को, और वो उसकी जो ओडोर, उसकी जो स्मेल होती है, उससे जो क्या होता है कि मॉस्किटो रिपेल होते हैं। तो उसमें जो इसका लेमन ग्रास में जो ऑयल निकलता है उसको कॉमनली जो निकलता है इसका इंग्रेडिएंट उसको बोलते हैं सिट्रोनीला ऑयल। और इसका क्या है, जो इसका इफ़ेक्ट जो है लगभग 2 से 2.5 घंटे तक रहता है जब हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो पर, और कुछ मॉस्किटोज़ पर जो है इसका इफ़ेक्ट उससे भी ज़्यादा जो है रहता है। तो ये मॉस्किटो मारता भी है और रिपेल करता है। तो राइट आंसर वाज लेमन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ साथ कुछ मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि ये है लेमन ग्रास जो दिख रहा है हमें, इसकी नीडल टाइप जो है पत्तियाँ होती हैं पतली। तो ये आजकल लोगों के घरों में लॉन में भी दिखेगा, वो गमलों में लगाते हैं लेमन ग्रास को भी। ये क्योंकि मैं बताया जैसे कि वो टी इंग्रेडिएंट में भी पड़ता है, इसमें सिट्रस जो है एसिड वगैरह होता है, तो वैसे वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो लेमन वैसे ही तभी नाम पड़ा है क्योंकि जैसे लेमन नींबू होता है जो उसमें सिट्रस एसिड होता है। दूसरा दिख रहा है हमें कांग्रेस ग्रास, जो ऑप्शन में था। ये कांग्रेस ग्रास क्या होता है, ये एक एक्जोटिक स्पीशीज़ है, एलियन स्पीशीज़ है, जो कि आज हमारे जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनको भी ख़राब कर रही है काफ़ी ये, और ये एलर्जिक भी होती है। इसको जो साइंटिफिक नाम है वो है पार्थिनो हिस्टेरोफोरस। तो ये है। तीसरा जो है एलिफेंट ग्रास, जो काफ़ी टाल होता है, लंबा होता है, और पत्तियाँ भी इसकी चौड़ी चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये था। और ये एक नट ग्रास है जो हम देख पा रहे हैं। तो उसमें हमारा जो आंसर था वो था लेमन ग्रास। उसकी पहचान दिखाने के लिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि ये लोग कैसे गमलों में इसको लगाते हैं लेमन ग्रास को। तो नेक्स्ट जो है हमारा, और लेमन ग्रास में कभी क्वेश्चन पूछा ये भी जा सकता है भाई कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो इसका है सिम्बोपोजन सिट्रेटस, इसका जो है साइंटिफिक नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं कॉपीपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स और फोरामिनाफिरा। तो इसमें ये बताना था कि इसमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से हैं, और कौन से कहाँ पर जो फूड चेन चलता है ओशन में, वहाँ ओशन के फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं। तो अगर इसको हम देखें तो एक तो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं ये, और दूसरा डायाटम जो कि अलगी का ही एक टाइप है। ये दोनों क्या हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और जब हम कोई एक्वेटिक फूड चेन लेके चलते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है, फिर ज़ूप्लैंक्टन, फिर ज़ूप्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश आती है, और फिर लार्ज फिश। इस तरीके से एक चैनल जो है वो फूड चेन हम देखते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है ये, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, और डायाटम्स ये क्या हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं।
बाकी जो है वो कॉपी पार्ट्स और ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो इसका आंसर है जो सेकंड और थर्ड, डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया। तो ये आंसर आना था इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आया था, जो वो क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जिसमें हैजहॉग, मारमॉट और पेंगोलिन, ये 3 दिए हुए थे। तो इसमें क्या बताना था कि ये कौन सा इसमें से जो एनिमल हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बॉल की शेप का, जो गेंद होती है उस तरह का शेप बना लेते हैं ताकि वो जो प्रेडेटर जो उसको खाने के लिए आ रहा है उससे बचा जाए। तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो हम देख सकते हैं कि मारमॉट जो है ये एक मैमल की टाइप है और ये नहीं है, तो इसकी हम पिक्चर भी दिखाएंगे आपको। लेकिन हैजहॉग और पेंगोलिन ये 2 एनिमल ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को इस तरीके से बॉल की तरह, गेंद की तरह बना देते हैं जब उनको प्रेडेटर से, ये जो उनको खाता है उनसे अगर उनको खतरा है तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आंसर था डी, क्या था इसका आंसर था। और ये इनकी शेप में ये होते हैं, ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है हैजहॉग और ये है पेंगोलिन, इस तरीके से होता है। और ये देख पा रहे हैं कि बॉल की तरह शेप, इस तरह से ये शेप बना लेते हैं अगर इनको कोई ख़तरा महसूस हो तो। नेक्स्ट जो है साथ ही साथ में ये मारमॉट है जो कि इसकी शेप इस तरीके की होती है और ये एक बॉल शेप नहीं बनाता, तो इसको हमने बाहर कर दिया, मारमॉट नहीं होता। बाकी 2 जो हैं वो बॉल की शेप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 था फिर कि विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है फॉरेस्ट पर हुई थी उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, नीचे देखनी है इसमें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इट वाज फर्स्ट इंडोर्समेंट एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। यस, ये 2014 में हुई थी ये बिल्कुल, और पहली बार यहाँ से शुरू हुई थी, ये भी सही है। दूसरे नंबर पर ये लॉस ऑफ फॉरेस्ट को क्या करती है, बचाने के लिए हुई थी, ये भी सही है। तो तीसरे नंबर पर ये लीगली बाइंडिंग है, तो ये लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है, ये वाला तीसरा गलत है, ठीक है। चौथा क्या है, इट इंडोर्स बाई गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, तो ये वाला कि गवर्नमेंट भी और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ, ये भी सही है। और इंडिया हैज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन, इसके बनने पर इंडिया भी सिग्नेटरी है, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है, एक पहला, दूसरा और चौथे वाला, तो फर्स्ट इसका आंसर ए था। तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया भी है कि क्या ये फॉरेस्ट पर हुई थी, 2014 में हुई थी ये समिट। और इसमें क्या हुआ था कि भाई कम से कम जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है लगभग ट्राई ये की जाएगी कि 2020 तक इसको 50% कम किया जाए, लगभग 220 से लेकर 230 साल के बीच में। और साथ ही साथ में ये भी किया गया था कि लैंड की रिकम्पलेशन करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे जो डिग्रेडेड लैंड है। लगभग इंडिया इतना जितना पोर्शन है वर्ल्ड का, उतने लैंड को वो जो है क्या करेंगे, उसकी रिस्टोरेशन करेंगे, लैंड डिग्रेड जो हो रही है। तो उसके बाद क्या है, इट हैज़ बीन साइंड बाई 37 गवर्नमेंट्स, 20 सब नेशनल गवर्नमेंट्स, 53 मल्टी नेशनल कंपनीज, 16 ग्रुप्स प्रेजेंटिंग इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ एंड 63 नॉन गवर्नमेंटल NGOs, ये सारे इन्होंने इसको क्या किया है, साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर इनमें से कौन सा है, कैट फिश था, ऑक्टोपस था और पेलिकन था। इसमें से आंसर है ओयस्टर है क्योंकि ये खासकर ये हुडिड ओयस्टर जो होता है, इसकी जो गिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को तो पंप करते हैं, वाटर अंदर जाता है और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उसके साथ वाटर में उनको रिमूव करता है। इसके अलावा अगर वाटर पोल्यूटेड है तो पोल्यूटेड वाटर में जो हैवी मेटल वगैरह आते हैं वो इसके टिश्यू में अकोमुलेट हो जाते हैं, ओयस्टर के टिश्यू में इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी वजह से ये अगर हम इसकी स्टडी करें और अगर देखें
तो अगर किसी में ज़्यादा है, किसी के बॉडी में, ऑयस्टर के बॉडी में हैवी मेटल ज़्यादा है, तो हम पता कर सकते हैं कि ये वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। तो ये एज ए बायो इंडिकेटर भी एक्ट करते हैं। और गिल्स क्या होते हैं, जैसे फ़िश वगैरह में गिल्स क्या होता है, जो वाटर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन फ्री तो होता नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन पानी के साथ घुला होता है। और वाटर में रहने वालों को भी पानी चाहिए होता है, मछली वगैरह जो जैसे ऑयस्टर का भी। तो उनमें बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गिल्स, जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अलग करता है और वो बॉडी को प्रोवाइड करता है जो पानी में रहते हैं। तो इसमें गिल होते हैं। तो ये गिल्स क्या करते हैं, वाटर की पंपिंग में मदद करते हैं और साथ ही साथ में जो है फाइटोप्लैंक्टन वगैरह उनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताओ कि इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है इनमें से कौन सी है जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है, इज़ द मेन सोर्स, जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक होती है और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, रिलीज़ होता है। इसमें कौन सी साइकिल है? तो अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो दो तरह की साइकिल्स होती हैं। एक होती है गैसियस साइकिल, दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं वेदरिंग ऑफ रॉक की, तो इसका मतलब रॉक सेडिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। सेडिमेंट्री ये जैसे रॉक होती है, तीन तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। उसमें सेडिमेंट्री जो साइकिल होती है वो रॉक के साथ जुड़ी होती है। और क्योंकि दो तरह की साइकिल्स होती हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, तो गैसियस साइकिल में आते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं फास्फोरस और सल्फ़र। तो सल्फ़र एज ए न्यूट्रिएंट तो ज़्यादा नहीं होता, यूज़ होता प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट को चाहिए होता है थ्रू रूट्स प्लांट ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में और फास्फोरस को फास्फेट की फॉर्म में। तो फास्फोरस क्या है जो है वो प्लांट्स का न्यूट्रिएंट है। तो ये साथ ही साथ में रॉक के साथ जो वेदरिंग से ये बनता है, इसलिए रॉक के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो फास्फोरस साइकिल जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन से हैं? डेट्राइटिवोर वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो उसमें अर्थवॉर्म भी आता है, मिलीपीड आता है और वुड लाइस आता है। ये तीन जो हैं, तो जिसमें ये तीन आंसर हैं, तो ये कौन सा है? ये 1, 3 एंड 5। तो ये है डेट्राइटिवोर, जो ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉमन कार्बन मैट्रिक्स जो है जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने सपोर्ट किया है, वो डेवलप किसके लिए हुई है? तो वो ये जो कॉमन कार्बन मैट्रिक है ये किसके लिए डेवलप हुई है? ये फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। जो कार्बन फुटप्रिंट है वर्ल्ड में, कार्बन की एसिमिलेशन है जो चाहे सॉइल में हो, प्लांट्स में हो, ऑर्गेनिजम्स में हो, वो उसको असेसिंग करने के लिए ये कॉमन कार्बन मैट्रिक किया गया है। तो राइट आंसर इज़ जो फर्स्ट है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज दैट कैन बी इस्टेब्लिश सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। ये तीन दिए गए हैं, नाइजेरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा है जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो करता है, शो करता है बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ। तो इसमें ये तीनों करते हैं, आंसर यही है, क्योंकि और ये है 1, 2 एंड 3 सब का सब करते हैं। तो नाइजेरिया जो होता है उसमें क्या होता है, जो कोरल्स की एग्जांपल है, सी एनीमोन में इनका जो है ये इसका एसोसिएशन होता है इंट्रासेलुलर डाईफ्लैजेलेट अलगी के साथ। एनीमोन, सी एनीमोन ये होता है जो इसका डाईफ्लैजेलेट अलगी के साथ एसोसिएशन होती है। तो पहला जो है नाइजेरिया का होता है। दूसरा क्या है, माइक्रोहिजा। माइक्रोहिजा क्या है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई की, किसके साथ? ग्रीन प्लांट्स के साथ। ग्रीन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके साथ ये, उसके ऊपर भी होता है एक्टोमाइक्रोहिजा और एंडोमाइक्रोहिजा जो रूट्स के अंदर होते हैं, ये फंजाई की टाइप होती है, तो ये जुड़े होते हैं, तो ये एसोसिएशन शो करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लाइकन्स जो है बड़ी एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि जो फंजाई और अलगी की एसोसिएशन होती है लाइकन्स, और इसमें जो है जो
अलगी की जो फंजाई की को बोलते हैं माइकोबियोट्स, और जो फोटोसिंथेटिक अलगी होती है उसको बोलते हैं फोटोबियोट्स। तो इनकी एसोसिएशन होती है किसमें, ये लाइकन्स में, अलगी और फंजाई की। तो वो भी फंजाई भी सही है, नाइडेरियन भी ठीक है। तीसरा आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या है कि एसोसिएशन होती है प्रोटोजोआ की किसके साथ, ये जो टर्माइट्स होते हैं इनका म्यूचुअल रिलेशन होता है प्रोटोजोआ के साथ। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट जो होता है प्रोटोजोआ इंसेक्ट, उसके गट्स में मिलते हैं, उनकी रिलेशनशिप होती है कि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। क्योंकि 3 तरह के होती है रिलेशनशिप्स, एक होता है कमेंसलिज्म, एक होता है प्रोटोकॉपरेशन, और तीसरा होता है म्यूचुअलिज्म। तो कमेंसलिज्म में चलो एक को फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, तो वो होता है कमेंसलिज्म। लेकिन जो म्यूचुअलिज्म होता है इसमें क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, म्यूचुअल उनका बेनिफिट मिलता है। और अगर एक भी एक से अलग हो जाएगा तो उनकी क्या है, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एक दूसरे के बगैर वो रह नहीं सकते। तो ये होती है, इस तरह का रिलेशन होता है म्यूचुअलिज्म में। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या करते हैं, एसोसिएशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस किसके लिए बनाया गया है, कंस्टिट्यूट एज ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ। कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए बनाया गया है किसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वाई इज़ देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कि नीचे जो कंसर्न दिए हुए हैं मतलब उसमें कॉपर स्मेल्टिंग जो प्लांट है उनके साथ कंसर्न है इनका कि नहीं। इसमें क्वेश्चन एक है कि कॉपर स्मेल्टिंग होता क्या है, कि कॉपर स्मेल्टिंग में होता क्या है कि इसमें जो एलिमेंटल कॉपर है उसको क्या किया जाता है, उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो कॉपर स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो एलिमेंटल कॉपर है उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है इम्प्यूरिटी से उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है एलिमेंटल कॉपर को। तो ये काम होता है कॉपर स्मेल्टिंग में। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। दे में रिलीज द लीथल क्वान्टिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। ये पहला ये बोल रहे हैं कि अगर कार्बन स्मेल्टिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि लीथल कार्बन मोनोऑक्साइड, लीथल मतलब जो कि हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और क्या डेथ भी हो सकती है उससे, इस तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कॉपर स्मेल्टिंग को बंद कर दिया जाता, उसको अप्रूवल नहीं मिलता। तो पहला तो नहीं है। दूसरा है कॉपर स्लैग कैन काज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू इन्वायरमेंट। जब कॉपर की स्मेल्टिंग की जाती है तो कुछ हैवी मेटल जो है वो लीच कर जाते हैं इन्वायरमेंट में, ये सही है। तीसरा जो है कि दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। तो इसकी स्मेल्टिंग के दौरान कुछ सल्फर डाइऑक्साइड वी जैसे सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग स्टेजेस होती हैं, जैसे लिखा भी है सल्फाइड कि कॉपर के साथ कुछ सल्फ़र भी जुड़ा होता है जिसको एक्सट्रैक्शन के टाइम बाहर अलग किया जाता है, तो वहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट भी निकलता है। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, बी और सी। तो यहाँ देखेंगे 2 और 3 जो है ये सही है, तो ये वाला आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ई विद द रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फर्नेस ऑयल है वो उसके क्या क्या जुड़ा हुआ है चीज़ें। तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो यस, ये ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट होता है, ये सही है कि फर्नेस ऑयल जो ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट है। दूसरा है कि सम इंडस्ट्री यूज़ इट टू जनरेट पावर। कुछ इंडस्ट्रीज़ इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यस इसको करते हैं। इट यूज़ काजेज सल्फर मिशन इनटू इन्वायरमेंट। मतलब इसके यूजेज से सल्फर मिशन होती है, तो यस सल्फर मिशन वी होती है। तो ये तीनों के तीनों हैं और सही हैं, तो ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन क्या है। तो कार्बन अलग अलग तरह के होते हैं। ब्राउन कार्बन भी होता है, कैटेगरीज की हैं जब पढ़ते हैं हम। ब्लैक कार्बन भी, ब्लू कार्बन भी, ग्रीन कार्बन भी।
तो पहले हम इसको पढ़ेंगे कि ब्राउन कार्बन क्या होता है। कि ब्राउन कार्बन एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ता है, एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक्ट करता है। दूसरा होता है ब्लैक कार्बन, ये जो ब्राउन कार्बन होता है उससे भी ख़तरनाक होता है और ये ज़्यादा पोल्यूशन काज करता है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी करता है। और ब्लैक कार्बन क्या होता है, बनता कैसे है, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है फॉसिल फ्यूल की, तो इसमें सूट और डस्ट पार्टिकल भी बनते हैं। तो ये और एक ब्लैक कार्बन क्या काम करता है कि ये अल्बिडो इफेक्ट होता है, जो भी चमकने वाली चीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, धूप की जो भी रेडिएशन आती हैं सन से उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, उसी को बोलते हैं अल्बिडो, रिफ्लेक्ट करना। इसी तरीके से जो स्नो होती है, जो आइस होती है, वो क्या करती है, उसका अल्बिडो ज़्यादा होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को और वापस भेजती है। लेकिन जहाँ पर ये कार्बन एकमुलेट हो जाता है, ब्लैक कार्बन, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ ये बर्फ़ क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है और वहाँ पर उसका अल्बिडो, उसकी रिफ्लेक्शन पावर जो है वो कम हो जाती है और ज़्यादा रेडिएशन जो है उल्टी ऑब्ज़र्व होती हैं और टेम्परेचर भी बढ़ के बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है। तो ये चीज़ें भी हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज भी होने का चांसेस होते हैं। ये ब्लैक कार्बन होता है। तीसरा होता है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन कौन सा हो गया, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू या साइल के अंदर जो हैं जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो होता है ग्रीन कार्बन। और ब्लू कार्बन कौन से हैं, ब्लू जैसे कि ब्लू वाटर का भी कलर होता है और 71% जो है वाटर हमारे अर्थ को घेरे हुए है, कवर किए हुए है। अर्थ 71% पोर्शन जो अर्थ का वाटर से घिरा हुआ है। इसलिए अगर जब हम देखते हैं स्पेस से ये देखते हैं अर्थ को, तो वो ब्लू दिखती है। तो ब्लू दिखती है, उसी वजह से हमारे जो ये चैनल का नाम ही है द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि अर्थ को स्पेस से जब देखें तो ब्लू दिखती है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड के जो ओशंस में हैं, जहाँ कोस्टल एरिया में जो भी कार्बन इकट्ठा होता है, अक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। पानी के आसपास और ओशन वगैरह में जो होता है उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो अब देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है, कार्बन कैप्चर्ड बाई ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो यही कि ओशन के आसपास का इलाका और ओशन का जो के अंदर जो कार्बन कैप्चर होता है वाटर बॉडी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। तो दिस वाज द राइट आंसर, ये था पहला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन कि इन द नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट साइल। इसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि साइल के बगैर भी सर्वाइव कर पाते हैं, जो खासकर ये प्लांट स्पीशीज़ हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, फंजाई और प्लांट्स। तो इसमें फर्न, लाइकन, मॉस और मशरूम। फर्न जो है लगभग जो फनेरिया वगैरह होते हैं वो होते हैं, और ये वाले नहीं रह सकते साइल के बगैर, तो इसको रूल आउट हम करते हैं। दूसरा देख पा रहे हैं लाइकन। लाइकन का मैंने बताया जैसे कि ये एसोसिएशन होती है अलगी और फंजाई की वैसे, लेकिन लाइकन जो है वो रॉक सरफेस पर क्या कर सकते हैं, वो रॉक सरफेस पर सर्वाइव करते हैं। शुरू में ये एक पत्थर है, चट्टान है, उस पर आएंगे जहाँ पर कोई साइल नहीं होगी, पूरे तरीके से ड्राई एरिया होगा, रॉक होगा, तो वहाँ पर ये सर्वाइव कर पाते हैं और बहुत कम मॉइस्चर मिलेगा इनको कंडीशन, खासकर एयर में भी, तो वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं। और सबसे पहले जो लाइकन आते हैं वहाँ अपीयर होते हैं रॉक सरफेस पर, उसको बोलते हैं क्रस्टोज लाइकन। ये जो है सक्सेशन के टाइप हैं, जो है ये लिथोसीर में ये के रिलेटेड है कि लाइकन की कौन कौन से आते हैं। तो उसमें क्रस्टोज लाइकन के बाद फोलियोज लाइकन, तो ये सक्सेशन के टाइप जो हैं मैंने पहले ही पढ़ाई हुई है और चैनल पर है। तो क्रस्टोज लाइकन, फिर फोलियोज लाइकन, फिर मॉस स्टेज आती है, फिर हार्ब, फिर श्रब, फिर ट्री स्टेज आती है। तो इसमें जो लाइकन होते हैं वो रॉक पर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सबस्ट्रेटम डेवलप होता है। और जब क्रस्टोज के बाद फोलियोज लाइकन आते हैं, उसके बाद उनकी भी डिग्रेडेशन चलती रहती है और वेदरिंग भी होती रहती है, उसकी ब्रेकडाउन भी होती है रॉक सरफेस की, और फिर डिसइंटीग्रेशन भी होती है उसकी, फिर थोड़ी सी पतली सी एक लेयर बन जाती है सॉइल की भी, और मॉइस्चर भी बढ़ जाता है। तो उसमें जो स्टेज में जो आते हैं वो मॉस स्टेज होती है। तो मॉस स्टेज में उनको थिन, चाहे ज़्यादा लेयर ना मिले सॉइल की, लेकिन थिन लेयर मिलती है। लाइकन ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सॉइल के बगैर ग्रो करते हैं रॉक सरफेस पर। तो करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। तो यही टॉपिक था
यहाँ तक ही थे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।